Good morning, everybody. Today we shall be talking about index numbers. What are index numbers? They were first constructed in the year 1764 to compare the Italian price index in 1750 with the price level in 1500 years. So, index numbers is a statistical tool which we make use of to make comparison of two variables over a period of time. कोई चीज 2010 में कितनी थी, आज 2020 में कितनी हो गई है, उसको कंपेयर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक टूल है जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जब आप ये सुनते हैं महंगाई बढ़ गई है, वो एक्चुअली कहाँ से मेजर हो रहा है? इंडेक्स नंबर से। जब आप ये सुनते हैं कि इंडिया में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, तो दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ से पता लगता है? इंडेक्स नंबर से। जब हम सुनते हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट के इंडाइसेस इंप्रूव हो रहे हैं, तो इंडेक्स इज इट्स प्लूरल इज इंडाइसेस। सिमिलरली सेंसेक्स इज वन काइंड ऑफ एन इंडेक्स नंबर, not exactly what we shall talk about in class 11th, but it is also one kind of an index number, right? So what exactly are index number? If I want to define, they are statistical devices designed to measure the relative changes in the level of variable or group of variables with respect to time or geographical location etc. Means हो सकता है मैं से मेरा वेरिएबल है प्राइस, मैं प्राइस का पता लगाना चाह रही हूँ कि प्राइस 2010 में कितने थे, आज कितने हैं, या प्राइसेस इंडिया में कितने हैं, यूएस में कितने हैं, So it may be geographical location, but most of the times index numbers are calculated with respect to time, not geographical location. Theoretically, in definition, we say so, but in practical scenario, it is done with respect to time. Okay. तो जो आपका राइट नाउ पीरियड है उसे हम बोलते हैं करंट पीरियड, और जिस पीरियड से आप कंपेयर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बेस पीरियड। यानी किसको आप बेस बना रहे हो, किसके बेसिस पे आप बोल रहे हो। अगर आप कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, कब से? 2016 से, 2017 से, 2010 से, 2000 से, है ना, और बहुत पुराना बेस पीरियड सेंसिबल नहीं लगेगा आपको। माई ग्रैंड फादर यूज टू टेल मी कि जब वो लोग पाकिस्तान से आए थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, तो उन्होंने 50 पैसा स्क्वायर फीट लैंड खरीदा था। वो 50 पैसा में आज एक टॉफी भी नहीं आती है, और उस रेट पे प्रॉपर्टी का आना तो हमारे लिए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड अनकम्पेरेबल थिंग्स। तो ऐसे कंपैरिजंस हम कर ही नहीं सकते कि आप सोचो 20 रुपए में प्लॉट आ गया, वी कैन नॉट थिंक ऑफ, राइट? तो इसलिए बेस पीरियड हम बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड गैप नहीं लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर का यही बनता है कि आप बेस ईयर कैसे चूज करेंगे, जिसकी अभी हम बात करेंगे। वेरिएबल आपका प्राइस हो सकता है, कमोडिटीज हो सकती हैं, आउटपुट हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, बट 11th लेवल पे वी आर टॉकिंग ऑफ प्राइस इंडाइसेस। जैसे राइस जो है वो 9 रुपए का बिकता था इन 2005, ठीक है, as compared to 4.50 per kg in 2006. So 2004 is my base year and 2005 is my current year, right? So we need to find the index number of prices in 2005 as compared to 2004. So what we shall do, हम जो 2005 के prices हैं उसको रखेंगे ऊपर, 9 को रखेंगे ऊपर, राइट? 4.50 को रखेंगे नीचे, and our index will be 200. So that means there is a net increase of 100%. There is a net increase of 100%. कैसे निकाला हमने? करंट ईयर का प्राइस ऊपर, बेस ईयर का नीचे, इनटू 100। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो हम एक एक करके अभी उनकी बात करेंगे आज। You should learn at least one definition of an statistician. Index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variables. Croxton and Cowden की बहुत popular definition है,
और बहुत ईजी भी है लर्न करने के लिए। तो index numbers are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variables. Variables are such which are related to each other, and we are measuring the difference in their magnitude over a period of time, right? If we look at the characteristics of index numbers are specialized averages. Specialized averages means आपने जब मीन निकाला, आपने किया समेशन x अपॉन n, ये वैसी एवरेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप समेशन x अपॉन n करते हो तो सारे x की यूनिट एक ही होती है। अगर बात वेट की हो रही है तो सब कुछ केजी में होता है, अगर बात मिल्क की हो रही है तो सब कुछ लीटर में होता है। लेकिन जब हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो एक फैमिली में नमक भी आता है विच इज मेजर्ड इन केजी, एक फैमिली पेट्रोल भी कंज्यूम करती है विच इज मेजर्ड इन लीटर, एक फैमिली इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करती है विच इज मेजर्ड इन यूनिट्स, और उनकी हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। So they are specialized averages which do not have a common unit. Different items are expressed in different units and then we are measuring their average. Index number measures the net change in group of related variables. Since index numbers are essentially averages, they describe in one single figure कि कोई चीज बड़ी है या कोई चीज कम हुई है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर मेजर्स द नेट चेंज। नेट मीन्स जिसमें आप एग्जैक्ट ये बता रहे हैं कि चेंज इतना हुआ। जैसे अगर मैं कहती हूँ मेरा सपोज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर आया 124, तो 124 जो है वो नेट चेंज नहीं है, उसमें से 100 माइनस होगा, नेट चेंज हुआ 24%। तो ये आपको नेट चेंज बताता है कि वेदर कोई फिगर बड़ी है या कम हुई है। बेस ईयर इज इक्वल टू 100। अगर आपका इंडेक्स नंबर्स का आंसर आता है 94, तो इसका मतलब 6% वो चीज डिक्रीज हुई है। आपका आंसर आता है से 148, तो 48% वो चीज इंक्रीज हुई है। तो 100 से हम कंपेयर करके निकालते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिपीट करती हूँ मैं ये बात, बेस ईयर इज इक्वल टू 100। अगर आपका करंट ईयर का इंडेक्स 100 से कम आता है तो इसका मतलब वो चीज डिक्रीज हुई है। 100 से ज्यादा आता है तो इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है? आंसर -100। तो इफ आंसर इज से 84, तो देर इज 16% डिक्रीज। इफ आंसर इज 136, देर इज 36% इंक्रीज। ओके। Index numbers measure the change effect of changes over a period of time. They tell you कि over a period of time कोई चीज कितना चेंज हुआ। Sorry. Index इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। तो जो आपका आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से योर आंसर इज 140, सो देर इज 40% इंक्रीज, बट हम वर्ड यूज नहीं करते, परसेंटेज साइन इज नेवर यूज, रिमेंबर दैट। आप कभी आंसर के आगे परसेंटेज लगा के नहीं आते। It is understood it is in percentage, but percentage sign is not used. Index number measure the changes which are not capable of direct measurement. तो अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना बड़ा, सिर्फ जिसका एब्सोल्यूट मेजर पॉसिबल ना हो, रिलेटिव चेंज निकालना हो, वहां हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि पहले तो हमें पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पर्पस है से वर्कर्स की सैलरी बढ़ानी है अकॉर्डिंग टू महंगाई का लेवल, तो महंगाई के लेवल के अकॉर्डिंग अगर वर्कर्स की सैलरी बढ़ानी है तो हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब हम निकालेंगे तो हम होलसेल प्राइस लेंगे, रिटेल प्राइस लेंगे। तो सबसे पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए, किस पर्पस के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स बन रहा है, उस हिसाब से बाकी सारी चीज़ों का डिसीजन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर यू आर मेकिंग दिस इंडेक्स फॉर ऑफिशियल पर्पस, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पर्पस, फॉर इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ योर वर्कर्स, for finding out change in family budget, what exactly is your purpose for which index numbers are being calculated? First problem. Second problem, selection of commodities. क्या आप सोचते हैं कि फैमिली में कितनी कमोडिटीज यूज होती हैं? आप गिनना शुरू करो। टूथपेस्ट, ब्रश, बेदिंग सोप, किचन की थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, यू नो
देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स. क्या हम सारी इंक्लूड कर सकते हैं इंडेक्स नंबर्स में? नो, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, so many commodities we are using, electronics. So we have to choose which commodities are to be included and which are not to be included. That becomes still another problem. तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करें जो हर फैमिली यूज़ करती है. से फॉर एग्जांपल हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक्स में हेयर ऑयल, और आपके ईटेबल्स में राइस, शुगर, सॉल्ट, pulses, vegetables. So we are trying to include those items which are used in each and every family. For example, petroleum, milk, and that once again varies according to the purpose of index. Third is selection of base year. Base year पे आपको अलग question भी आ जाएगा. What precautions will you bear in mind while making choice for the base year? तो it should be a normal year. Normal year means उसमें कोई कारगिल वॉर ना हुई हो, उसमें कोई कोरोना वायरस ना आया हो. It should be a normal year. It should be free from all sorts of abnormalities or random fluctuations. Otherwise उस ईयर की कोई रिलायबिलिटी नहीं है. वो ईयर तो वैसे ही डिस्टर्ब्ड ईयर था. सेकेंड, इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं रहेगा. अगर आप आज की सोसाइटी को कंपेयर करोगे, जैसे हमारे फैमिली में भी कई बार ऐसा होता है, पेरेंट्स खुद से कंपेयर करते हैं, हम तुम्हारी उम्र में ऐसे थे. तो इट हैज़ बीन 20 years. टू डिस्टेंट बेस ईयर को आप कंपेयर कर रहे हो. हाउएवर दैट इज नॉट अ न्यूमेरिकल फिगर स्टिल. नो, तो कंपैरिजन टू डिस्टेंट का नहीं होना चाहिए. Since index numbers are essential tools in business planning and economic policies, the base period should not be too far from the current period. जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि at the time of independence in 1950s, prices were far different. No, even as a child, I have taken a pocket money of 25 paisa. So today, even these currencies are no more in circulation even, right? So it should not be too distant, otherwise it will not make sense. Then you have to decide whether you will make fixed base or chain base. What is the difference? In fixed base remains fixed. It is same for all years. In chain base, every year you are changing the base. In 11th level, we don't have practical of chain base. That you will do in graduation. Okay. तो हमें ये भी डिसीजन लेना होता है कि हम फिक्स्ड बेस मेथड यूज करेंगे या हम चेन बेस मेथड यूज करेंगे. सो दीज आर प्रॉब्लम. Sometimes there is a long period of time when there is continuously abnormality. Then how to find base year? In that case, you can take average of few years as to be base years. That also can be done. Then data for index number. From where will you collect data? If you ask me what is the price of potato today, it will be different if I buy it from the vendor coming to my doorstep. It will be different in weekly market. It will be different in wholesale markets. There are so many prices for one particular commodity. So from where should I collect data and which data I should rely on? Price quotations also vary. So place to place, whether to take money prices or to take quantity prices. So we have to be careful. So these are some of the problems. Selection of appropriate weights. Appropriate weights means there are two types of price indices. One is your weighted indices, second is unweighted. Unweighted means all items are given equal weight. We have done simple average and weighted average. So unweighted indices are like simple average. They give equal value to each commodity, but in real world it doesn't happen. आपकी फैमिली में नमक का प्राइस बढ़ने से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप नमक बहुत कम यूज करते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ने से फर्क पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत ज़्यादा यूज होती है. तो वेटेड इंडाइसेस ज़्यादा यूज में आते हैं एज कम्पेयर टू अनवेटेड. उसका भी हमें डिसीजन लेना होता है. कौन सी एवरेज आप यूज़ करोगे? अर्थमेटिक मीन भी यूज़ हो सकती है, ज्योमेट्रिक मीन भी, मीडियन भी. आप किसको यूज़ करोगे? हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन यूज़ होती है, जो अभी हमने 11th लेवल पे नहीं करना है. लेकिन ये याद रखो इन सब की थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है 11th में, लेकिन थ्योरी है.
तो टीचर माइट गिव यू एन MCQ on it, or maybe simple a theory question. Then you have to choose a formula. There are many formula. Paste has given a different formula. Lesper has given different formula. Which formula? However, Fisher's ideal index, we say. Professor Fisher gave a formula which is known as ideal index. I will explain you in practical why is it called an ideal index. Okay. So we have to choose formula as well. Then uses of index number. They are used as an economic barometer. Barometer एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी सिचुएशन में आपको बताता है कि ये चीज़ ऐसे परफॉर्म कर रही है. तो इकोनॉमिक्स का जो बैरोमीटर है, आपको ये जज करना हो आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है. यू मे रेफर टू वेरियस इंडाइसेस. इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग. जैसे अगर महंगाई बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली हम मॉनिटरी पॉलिसी बनाएंगे. अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट के इंडाइसेस कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली अपनी मैन पावर प्लानिंग करेंगे. राइट. दे आर ऑल्सो यूज टू फॉर स्टडिंग ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, कि ट्रेंड कैसे बदल रहा है, नो, किस चीज़ की अपवर्ड टेंडेंसी है, किस चीज़ की डाउनवर्ड टेंडेंसी है. बिजनेस कम्युनिटी को बहुत इस पे नज़र रखनी पड़ती है, उन्हें सैलरी अकॉर्डिंगली बढ़ानी है, प्राइसेस अकॉर्डिंगली बढ़ाने हैं. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड. आपको ये पता लगता है कि हाँ चाइना के एक्सपोर्ट इंडाइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं, नो, इंडिया के एक्सपोर्ट इंडाइसेस जा रहे हैं बट नॉट एज मच एज चाइनाज. सो वी कीप एन आई. दे आर यूजफुल इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई पिछले 10 साल से इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इस साल भी ऊपर जाएगा. तो यू कैन somehow forecast future on the basis of it. The cost of living index numbers determine whether the real wages are rising or falling or remain constant. तो आपका जो रियल वेजेस है, रियल वेजेस मीन्स, अब रियल वेज के कॉन्सेप्ट को समझना. कई बार आपको ऐसा लगता है भाई मेरी सैलरी बढ़ी है, इट्स वेरी गुड, लेकिन दैट इज कॉल्ड मनी इल्यूजन. वो आपको मनी का इल्यूजन हो रहा है, आपको भ्रम हो रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ी है. आपकी परचेजिंग पावर उतने की उतनी है. ऐसे समझो आपकी सैलरी जो है वो 50,000 से 1 लाख हो गई और हर चीज़ का प्राइस डबल हो चुका है. तो आपका रियल वेज तो उतना ही है ना, परचेजिंग पावर तो उतनी है ना. यू आर स्टैंडिंग स्टिल एट द सेम standard of living, isn't it? It is also used in deflating. Deflating means ये जो आपको गलत फहमी हो गई है मनी को लेके कि मेरी सैलरी बढ़ी है, हम उसको वापस डिफ्लेट कर देते हैं. डिफ्लेट मीन्स गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हम उसे कहते हैं इन्फ्लेट. तो आपको अननेसेसरी अंदर अंदर एक गुब्बारा हो गया था कि वाह 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 मेरी इनकम बढ़ रही है. वी मेड यू रियलाइज कि कुछ नहीं बढ़ी है, महंगाई भी उतनी बढ़ गई है एंड यू आर एट द सेम स्टैंडर्ड. तो वो हो गया डिफ्लेटिंग. अगर आप एक किडिंग वे में इसको याद रखना चाहें, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. तो डिफ्लेटिंग मीन्स करेक्टिंग और एडजस्टिंग अ वैल्यू विच हैज इन्फ्लेटेड. Anything divided by price index, it will get deflated. तो रियल वेज इज इक्वल टू मनी वेज डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100. ये फॉर्मूला हम 12th में यूज करेंगे. जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो नॉमिनल और रियल में हम इंडेक्स नंबर्स को यूज करेंगे. ठीक है. देयर आर मेनी index numbers, many kinds of, but we have only price indices in our syllabus. We shall be talking about that. Now let's focus on this chart. There is simple method and there is weighted index numbers. Okay, but in most of the school in this 2021 session, we have been doing only one formula, which I will be talking about. That is your weighted indices, Paste's, Fisher's, and Laspeyres. So I will be directly going to that. According to Laspeyres, Laspeyres devised this method in 1871. He said कि देखो ये जो जहाँ हम जीरो यूज कर रहे हैं ना किसी भी फॉर्मूले में, जीरो इज एन इंडिकेटर ऑफ बेस ईयर. ठीक है, कैन यू सी दिस फॉर्मूला? ये जो हम जीरो यूज कर रहे हैं दिस इज आर बेस ईयर. ठीक है, और जहां भी हम वन यूज कर रहे हैं दैट इज करंट ईयर. तो यानी करंट ईयर की क्वांटिटी प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और उसका सम टोटल करो, और बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करो, उसका सम टोटल करो. तो ये याद रखना, ऊपर P1 नीचे P0, ये तो फिक्स्ड है हर फॉर्मूले में.
सिर्फ लेस्पेयर ने क्या कहा कि बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट बनाओ, तो मल्टीप्लाई किससे किया? बेस ईयर की क्वांटिटी से। पैस्चे ने कहा कि नहीं भाई, बेस ईयर को क्यों बनाए, तो उसने करंट ईयर की क्वांटिटी को बनाया। देखो सारे फॉर्मूले में P1 ऊपर P0 नीचे, P1 ऊपर P0 नीचे, लेकिन इसने दोनों तरफ क्या लगाया? Q0। किसको माना बेस? बेस ईयर की क्वांटिटी को। इन्होंने किसको माना बेस? करंट ईयर की क्वांटिटी को। और हम आइडियल इंडेक्स फिशर को क्यों कहते हैं? उसने दोनों को माना, उसने कहा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट कर दो। तो एक्चुअली पास्चे और लेस्पेयर के फॉर्मूले का अंडर रूट जो है वो फिशर्स का फॉर्मूला है। आप देखो दोनों का मैं फॉर्मूला डालूंगी, दोनों में से एक 100 बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला, पास्चे इंटू लेस्पेयर। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखो कि पास्चे जो है करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मान रहा है और लेस्पेयर बेस ईयर। ठीक है, एंड फिशर इज इक्वल टू L इंटू पी, दैट इज लेस्पेयर इंटू पास्चेज। तो फॉर्मूला आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब हम फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स क्यों मानते हैं? क्योंकि एक तो ये ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है, ये करंट और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटीज को कंसीडर कर रहा है ना। हिज फुल नेम वाज इरविंग फिशर। और आगे जाके आप ग्रेजुएशन में 2 थ्योरम्स करोगे स्टार्ट्स की, विच आर कॉल्ड टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और ये दोनों थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। यानी मैं बेस ईयर को करंट बना दूं, करंट को बेस ईयर बना दूं, तो भी फिशर का आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल टेस्ट। Similarly, there is a factor reversal test. Let's look at a practical question. हमें ये दिया है, हमें ये निकालना है। अब देखो ये जो है ना, ये आपका P0 है। बेस ईयर को हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं? P0। क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर Q0, करंट का प्राइस P1, दिस इज Q1। अब जब P0 Q0 है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो, वो कॉलम क्या आएगा? P0 Q0। इस P को इस Q से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? P0 Q1। ठीक है, इन दोनों को करो, प्राइस और क्वांटिटी को, इट विल बी P1 Q1। और इस प्राइस को इस क्वांटिटी से करो तो इट विल बी P1 Q0। तो 4 कॉलम अपने बना लो, P0 Q0, P1 Q0, P1 Q1, P0 Q1, राइट। ये आप 4 कॉलम जो है बना लीजिए। फिर इसको आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में इनके सम टोटल डाल दो। You have to do nothing but put the formula in here. P0 Q0 यहाँ डालो इसका सम टोटल, P1 Q0 इसका सम टोटल यहाँ डालो, तो 382 डिवाइडेड बाई 335 इंटू 100। मतलब सबसे इजी न्यूमेरिकल अगर देखें ना सारे आपके डिस्पर्जन में, कोरिलेशन में, इट इज द इजीएस्ट। ऐसे P1 Q1 का सम टोटल इधर 408, P0 Q1 का सम टोटल इधर 355 इंटू 100। ये ऑलमोस्ट बराबर आएंगे। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट कर दो, दैट इज योर फिशर्स फॉर्मूला। अभी शो ऐसे करो, लेकिन एग्जाम में ये ध्यान रखो कि दोनों का आंसर 114 था, तो इतना लंबा सॉल्व मत करो, इक्वल टू कर दो 114.50, दोनों के बीच का ले लो ना, राइट। तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी मिनिमाइज सी हो जाएगी। देखो बिना कैलकुलेट किए मैंने कहा था 50, इट इज 46, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आपका आंसर वही आ जाएगा। क्लियर हुआ? बेस ईयर का प्राइस P0, करंट ईयर बेस ईयर की क्वांटिटी Q0, करंट ईयर का प्राइस P1, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1। वैल्यूज निकालो, फॉर्मूले में डालो, एंड इट इज डन। ओके, सो नाउ ट्राई सम मेथड। अच्छा अब ये क्या है? देखो टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। जब टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, क्वांटिटी आ जाएगा कि नहीं? तो इसकी क्वांटिटी निकालोगे, इट विल बी 4 4 5 एंड 18 6 108। तो 4 4 5 6 क्वांटिटी आ गई। सिमिलरली 72 बाई 12 6 5 5 एंड 5 इसकी आ गई। तो फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दो, तो एक स्टेप आपका बढ़ गया कि टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस करके क्वांटिटी निकालो, और क्वांटिटीज आ गई, देयर आफ्टर यू में पुट फॉर्मूला। अगर टीचर थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी करते हैं क्वेश्चन, नो नीड टू गेट वरीड।
I hope it is clear to you. Now try some practicals and do let me know if there is a doubt.